सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि हम लोग 42 क्वेश्चन कर चुके थे और 42 ये था कि इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीन द रिएजेंट यूज्ड, यानी कि अगर हमें हाइड्रोलिसिस करनी है एनिलीन की तो हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए। तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं और मिनरल एसिड यहाँ पर केवल डाइल्यूट HCl दिया है, चाहे HNO3 होता तब भी सही था, H2SO4 होता तब भी सही था, यानी ये आंसर सभी सही थे। लेकिन 43 पे आ जाइए। 43 कह रहा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोरोफॉर्म से और अल्कोहलिक की वजह से जब रिएक्शन करता है अनप्लीजेंट स्मेल भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो आपकी कार्बल एमीन रिएक्शन, और कार्बल एमीन रिएक्शन एनिलीन प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन को भी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं सीरीज दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, केवल 4 ही 5 लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट में देखता हूँ और आते हैं, उनको 100% ये PDF में प्रोवाइड करूँगा। अब ये चाहे तो आपको, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सर ये आप किसी भी लालच के बस कर रहे हैं, लेकिन बच्चा आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। PDF मुझे देने के पर्पज है कि आप जब देख रहे हैं तो PDF आपको मिल जाए, यही मेरा मोटो है। अदरवाइज मेरा कोई दूसरा मोटो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो आप इंटरेस्ट रखिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर के क्वेश्चंस को करिए, और उम्मीद के साथ में करिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में मदद करेंगे, और उन एग्जामिनेशंस में मदद करेंगे जिनकी आप उम्मीद किए हुए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने जो हाईलाइट भी किया है, डिक्रीजिंग बेसिसिटी, यानी कि बेसिक ऑर्डर, बेसिटी का मतलब एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा है। तो एसिडिक करेक्टर आपको सबसे ज्यादा एसिटाइलिन का मिलेगा, फिर आपको मिथेनॉल का, फिर आपको यहाँ पर वाटर का मिलेगा। यानी कहने का मीनिंग है यहाँ पर जिसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए भाई, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस से भी देखना चाहो तो कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा H2O। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, वीक हो जाएगा, तो ये वीक हो गया, एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है आपका मिथेनॉल, यानी कि CH3OH हो गया, तो इसके बाद आ गया आपका C2H2। तो वो वही कंडीशन में यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। बेस्ट आंसर है, लगाइए इसको, और अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस भी बहुत है। 45वें क्वेश्चन पर आइए। द कलर ऑफ CuCr2O7, यानी कि Cu2Cr2 का कलर कैसा होता है, क्यों, किसकी वजह से होता है, सॉरी किसकी वजह से होता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि 45वें क्वेश्चन में भाई ये बताओ कि Cu डाई पॉजिटिव आयन कैसा होता है। अगर इसे तोड़ोगे तो ये डाई पॉजिटिव और डाई नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका कलर तो ब्लू होता है, ये तो आपको पता ही है। और ये कलर जैसे ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में कहीं संयोग कर जाए, कंबाइन कर जाए, तभी ग्रीन मिलेगा। तो सिंपल सा Cu डाई पॉजिटिव ब्लू होता है और ये येलो होता है, इसी वजह से दोनों वाटर में मिलते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। तो इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें कलर कैसे कॉम्बिनेशन दिखाना है। यहाँ पर हु सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलर ने यूरिया की डिस्कवरी की थी, और आपको रिएक्शन भी शायद पता होगी कि इन्होंने, यही पहली कंसेप्ट था जिसने बाइटल थ्योरी को फेल किया था। समटाइम्स येलो टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन पासिंग H2S गैस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सेकेंड ग्रुप रेडिकल, दिस हैपेंस बिकॉज, यानी कि येलो टर्बिडिटी देते हैं जब H2S गैस पास करते हैं, हाँ, और अगर सेकंड ग्रुप एब्सेंस है तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट भी H2S के साथ में प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ये आपका फोर्थ ग्रुप वाला ही आंसर होगा, जैसे कि आपने थर्ड ग्रुप सुना होगा, है ना, वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है। सेकंड और फोर्थ ग्रुप में ही सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेटिंग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है वो क्यों होती है। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो आप ये बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अगर आपको पता है तो बड़ा अच्छी बात है, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर CaSO4 ले लेते हैं, डॉट हाफ H2O, ये मैंने लिख दिया। इसको क्या कहते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ, वाटर इसमें थोड़ा सा मिला देता हूँ वाटर के साथ में, चलिए वाटर मिलाता हूँ, तो जैसे ही वाटर मिलाऊंगा तो ये CaSO4 डॉट क्या हो जाएगा आपका, एक H2 ये है और आधा ये 1.5 H2 हो जाएगा,
और -2 का मतलब है कि हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करें या तो होल ट्वाइस कर ले। चलिए यहाँ पर -2 भी मैं लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन हो गई। तो सिंपल सा मेरा फिर आंसर इसका क्या आना चाहिए, ये मुझे अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, यानी कि 48 वाला क्वेश्चन है। जरा आप भी दिमाग लगा लीजिए, मैं भी लगा लेता हूँ। इन दोनों में से ये तो लग नहीं, ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन नहीं है, कॉम्बिनेशन विद ये भी नहीं है, तो ये दो नहीं है। तो इसका मतलब अब दो बचे, उनमें से कोई होगा आंसर। क्या दिखा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, हाइड्रेशन पानी मिला रहे हैं ना, हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें फोर्थ वाले पर टिक करना पड़ेगा, ये वाला ही ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअल में फार्मूला है क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो अभी अभी बताया कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यानी 49 वाले का फोर्थ ही आंसर होना चाहिए, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस वाले में चेक करो, एनओ में हो गया 7 और 7 14, ये 14 हो गए, और ये C2 में 6 6 12 और 2 14 फिर हो गए। यहाँ पर ये हो गए आपके 6 और 8 14, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द RCH2OH और RCHO, यानी इन दोनों के कन्वर्जन में, भाई ये एल्डिहाइड है तो जोन्स रिएजेंट यानी या PCC, यही दो बेस्ट माने जाते हैं और यही कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल को एल्डिहाइड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा, ये बात भी ध्यान दीजिए, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का खतरा भी बन जाता है। अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, बेसिसिटी ऑफ द लेंथेनाइड क्या करती है, आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइड सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों की जो, भाई लालू को अगर आपको याद है, ये हो गया ला और ये हो गया लू, तो बेसिक करेक्टर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। ये आयनिक ज्यादा होता है, ये आयनिक कम होता है, तो यानी डिक्रीज वाले ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर इज आल्सो कैपेबल ऑफ शोइंग द इनेंशियोमॉर्फिज्म। यानी इनेंशियोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि ये लोग जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ कि अगर मैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वन ऑफ द स्ट्रक्चरल, अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमर भी होना चाहिए, तो यानी अगर मैं इस वाले को टिक कर रहा हूँ, चेक भी कर लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2, यहाँ लिख देता हूँ Br, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ CH2, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ CH2, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ Br, तो C3 हो गया, H6 हो गया, Br। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर मैं इसको यहाँ पर लगा लूँ तो संभावना है क्या, देखता हूँ। यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ हो गया Br, यहाँ CH, यहाँ पर वही Br लगा दूं और यहाँ CH3 कर दूं, संभावना है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और ये कार्बन बीच वाला चेक करिए जहां मैंने डॉट रखा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए हो जाएगा, इसके चारों तरफ लगे होने वाले ग्रुप एटम वो इसको कायरलिटी को प्रदान कर रहे हैं, ये कायरल कार्बन बन जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। 54 क्वेश्चन पर आइए, विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। आयंस की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, तो कार्बोकैटायन है, सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन डिक्रीजिंग में कौन सा चलेगा, तो 1 2 और 3, तीन आपको दिए हुए हैं, तीनों में ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन कौन सा है ये आपको दिमाग से खेलना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये है, ये OCH3 सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये भी सपोर्टिंग, लेकिन इन दोनों में सपोर्ट ज्यादा ये करेगा, तो इसका मतलब नंबर 1 पर ये आ गया। उसके बाद ये अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये सबसे यानी कि ये सपोर्ट इसे करेगा, ये दोनों तरफ से सपोर्ट कर रहा है, ये केवल दो OCH3 है, एक सिंगल सपोर्ट है, और यहाँ पर दे रहा है सेकेंडरी, यानी कि ये आपको देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इस कंडीशन पर लाने की कोशिश करता हूँ, चेक कर लेता हूँ चेक कर लेता हूँ, यहाँ CH हो गया, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, ट्रांसफर कर दीजिए इसे ये कंडीशन पर, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर इधर, तो ये ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हुआ, सेकंड वाला हुआ, सेकंड वाला हुआ, और इसका जो है रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका रेजोनेंस पॉसिबल है, तो नंबर 2 पे ये आया, 3 पे आया, नंबर 2 पहला, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आएगा फर्स्ट।
तो यानी कि सबसे कम स्टेबिलिटी यहाँ पर इसमें ले, क्योंकि कार्बोनिल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो सबसे कमजोर तो फिर यही होना चाहिए, हाँ, सबसे कम स्टेबल यही होना चाहिए। तो इसका मतलब है फिर ऑर्डर फोर्थ आएगा, सही फोर्थ आएगा, सबसे कम स्टेबल ही हो गया ना, सबसे कम में यही दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड में ये दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हमारा 54 कंप्लीट हुआ, और 54 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो भाई देखो, एल्कीन भी इलेक्ट्रोमेरिक शो करता है, एल्डिहाइड भी शो करता है, कीटोन भी शो करता है, लेकिन ईथर नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहीं भी पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द पॉल्यूशन, इसमें पॉल्यूशन कौन नहीं करता है? देखो, ऑटोमोबाइल करते हैं, न्यूक्लियर करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कहीं पर भी जो है वो पॉल्यूशन जैसी कंडीशन पैदा नहीं होती। बाकी रिमेनिंग में ऑटोमोबाइल में कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूक्लियर में रेडिएशंस निकलती, थर्मल पावर में भी रेडिएशंस निकलती हैं, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इफेक्ट पड़ता है, प्लस साथ में जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट भी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करती हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो पॉल्यूशन है, बाकी रिमेनिंग में पॉल्यूशन है, मीन्स फर्स्ट में नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहा जाता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे C12H22O11 अगर मैं ले लेता हूं और इसको अगर वाटर से हाइड्रोलाइज कर देता हूं तो C6H12O6 और साथ में C6H12O6 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसे आप लोग इन्वर्जन का नाम देते हैं, और इसमें अगर जाइमेज डाल दो तो यही इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर जो गिवन है वो कौन सा है, वो करेक्ट क्या है? नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, सही से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया गया? तो टेफ्लॉन तो बिल्कुल सही किया गया है। नियोप्रीन में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो नियोप्रीन सही नहीं दिया गया है। नियोप्रीन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज रहता है इससे, और अगर आप इस चेंज को देखने की कोशिश करते हैं तो सही रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो डबल आपका होना चाहिए। नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड, तो नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड में तो फिर यार थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है मुझे। स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली? नियोप्रीन, अच्छा ये नियोप्रीन तो क्लोरोप्रीन का ही है, तो यानी कि इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3 4 सही दिया है, और सी भी सही दिया है, क्लोरोप्रीन का ही यूनिट माना भी जाता है। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,2 3 1 2 3 4 5 OIC, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 है, ब्यूटाडाइन होता है ना, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बना हुआ यहाँ पर आना चाहिए था इसे, तो फिर आंसर यही होना चाहिए। टेरिलीन का स्ट्रक्चर भी यही दिया हुआ है। नाइलॉन 6 भी देख लेते हैं, ये हो गया नाइलॉन, ये हो गया आपका 6 ठीक है, ये भी सही दिया, तो फिर नॉट करेक्टली मैच में नियोप्रीन ही है। ठीक है, इसको सही ढंग से अगर आपको दिखाना है तो फिर यहाँ पर 5 कार्बन आने चाहिए, 1 2 3 आने चाहिए, सॉरी 5 नहीं, यानी कि भाई आइसोप्रीन होता है, ये हो गया कंडीशन CH3C, यहाँ CH3, और ये डबल बॉन्ड ये C है ना, ये हो गया आपका CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये 1 2 3 4, तो ब्यूटा ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो गया। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर दिया है 5 कार्बन, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख करके बताइए कि क्या नियोप्रीन के स्ट्रक्चर में ये संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? मुझे तो फिलहाल यही पता है कि नियोप्रीन के स्ट्रक्चर में संभावित यही है कि भाई नियोप्रीन जो होती है यहाँ पर क्लोरोप्रीन की यूनिट मानी जाती है, और क्लोरोप्रीन यूनिट आपको जानकारी में होगा कि अगर क्लोरोप्रीन आपको बताया जाए तो क्लोरोप्रीन में Cl सेकंड पोजीशन पर लगा होता है, वही एक सिचुएशन मुझे याद है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है वो भी आपको बताता हूँ। एनिलीन इज इन अ सेट ऑफ द रिएक्शंस यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। एनिलीन जो है वो कोई प्रोडक्ट डी क्या बनाएगा? तो फिर आपका पहला सवाल ही सामने दिखाई दे रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर डाइएजुटाइजेशन हो गया, यहाँ CN आ जाएगा, यहाँ पर CH2NH2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो यानी कि एल्कोहल का मतलब हुआ, पहले यहाँ पर देख लेता हूँ, ये हो गया आपका N2Cl,
यहाँ पर तो N2Cl हो गया, यहाँ पर आपका साइनो हो गया, ये आपका Cn हो गया, और ये आपका यहाँ पर H2 से कराओगे तो ये CH2NH2 हो गया, यहाँ पर हो गया CH2NH2 हो गया, और HNO2 से कराओगे तो CH2OH आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर CH2OH आना चाहिए। तो यानी फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, इसी को आपको सही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है भी, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट ना हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस भी अच्छे से दीजिएगा, ये भी बता देता हूँ। प्रीफिक्स जेप्टो, अब ये अजीब सी बात है, जेप्टो कहाँ पर आता है, तो ये प्रीफिक्स आपको जेप्टो याद रखना चाहिए कि जेप्टो किस कहाँ पर यूज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जैसे अगर मैं 20 को बोलता हूँ तो आपको याद होगा कि अगर 20 वाले को क्या बोला जाता है, 20 वाले को डोडेक बोला जाता है, 20 वाले को डोडेक बोला जाता है, और जेप्टो जो है हम लोग 21 वाले को लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इसका 10⁻⁻21 होना चाहिए। फिलहाल एक बार इसको भी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 60 वाले का जवाब वैसे तो मुझे जो नॉलेज में है वो 21 ही है, माइनस में वैल्यू होती है इसकी, ये ध्यान दीजिएगा। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, इन पर कुछ कमेंट भी आपके आने चाहिए, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि ये कमेंट आपके हमें मोटिवेट जरूर करेंगे, यानी कि अगर मोटिवेशन भी चाहिए भाई, हमें क्या करना है कि आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आप हमारे लिए मोटिवेटर होंगे और हम आपके लिए मोटिवेटर होंगे, क्योंकि हमें जब बच्चों का प्यार मिलता है, जब आप लोगों का प्यार मिलता है, तो वही हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी करता है कि नहीं, ये बच्चे हमें बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं तो भाई हम इन्हें आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि डेली छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए इन छोटी छोटी प्रैक्टिस से एक बड़ी प्रैक्टिस को अंजाम दिया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं ये चाहता भी हूँ कि भाई आप सेलेक्ट हो जाए, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर याद करेंगे कि नहीं, सर ने हमारी मदद की थी। और मेरा मदद का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, और अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई आप जीवन में सफल व्यक्तियों की गिनती की लाइन में आ जाएंगे। तो आप सफल हो, यही मेरी कामना है। अब क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। मैच द लिस्ट, इस मैच को हम लोग, इस लिस्ट को हम लोग मैच कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपका दिया है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो 1,2,3 ट्राइऑल जो है वो ट्राइऑल एब्सोल्यूट इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर है क्या, यानी अगर मैं 61 को देखता हूँ तो 61 में आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे, मदद करेंगे कि यानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ले, सभी ऑप्शन दिखते रहे आपको, ये ऑप्शन अब सब दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब हुआ ए का जो ऑप्शन आना चाहिए वो अ, चलो और दूसरा मिलाते हैं, पावर अल्कोहल, तो ये तो एब्सोल्यूट हो गया, यानी डी का जो ऑप्शन है वो सेकंड है। तो यहाँ पर मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी डी और ई, तो इसको के नीचे तो मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। अब इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल जो है वो क्या हो सकता है इथेन 1,2 डाइऑल, यानी कि अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो टेरिलीन में यूज हो जाता है ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिफ्थ हो गया, ये पांचवा हो गया। और ए का देखना चाहता हूँ तो ए को अभी रुक जाओ, ए में डाउट चल रहा है। सी पावर अल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, तो ये पावर अल्कोहल डीनेचर्ड तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डी का ऑप्शन 2 हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाता है सी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का यूज जो होता है वो साइक्लिक ईथर में आता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 1 2 3 4 ये हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट हो गया। अब ई का मिला लो, ई का मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है वो मेरे हिसाब से मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होगी वो डीनेचर्ड अल्कोहल होगा, यानी कि ई का फोर्थ।
तो अब 5, अब तो एक ही बचा है, एक ही बचा है, यहाँ पर मैं थर्ड लिख दूँ। सिंपल सी बात है कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल को हम लोग डायनामाइट में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के क्वेश्चन पीजीटीज के एग्जामिनेशन में खूब आते भी हैं, खूब आते भी हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको करिए, उम्मीद के साथ में करिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली मैच्ड कौन है? रदरफोर्ड प्रोटॉन से जुड़े हुए हैं, जीजे थॉमसन इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, जेम्स चॉडविक न्यूट्रॉन से, लेकिन बोहर जो है वो आइसोटोप से जुड़े नहीं हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ CH3, CHO, C2H5 कीटोन, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन आ जाएगा एसीटोन, और उसके बाद ये जितनी चेन बड़ी हो जाएगी रिएक्टिविटी डाउन होती चली जाती है। फर्स्ट वाला 63 का फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में जेड क्या होगा? तो यहाँ पर तो आपका एल्कोहलिक QH है तो एल्कीन बन गया, यहाँ Br2 हो गया, यानी दोनों तरफ CN लग जाएगा। तो अगर आप सीरीज को जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br2 जब जोड़ोगे तो CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर भी आपका Br, और आगे CN जब जोड़ोगे तो CH2 CN हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका CH2 CN हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इथेन। इथेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट कैन बी कैटालिटिकली हाइड्रोजिनेटेड, इट कैन बी कैटालिटिकली हाइड्रोजिनेटेड, यही बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। इस बात का ध्यान वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इथेन। इट कैन बी क्लोरीनेटेड विद क्लोरीन, क्लोरीनेटेड विद क्लोरीन, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, हो जाता है। इट कैन बी कैटालिटिकली हाइड्रोजिनेटेड, नहीं, अब हाइड्रोजन और नहीं जुड़ सकते, ठीक है, यही स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, होमोलॉगस आइसोब्यूटेन भी है, ये भी सही है, यानी कि वही स्टेटमेंट आपका गलत माना जाएगा। इसके आगे बढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू। सब जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट में बस वही ऑप्शन ही दिख रहा है एक। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड एनेंथियल्पी, भाई सबसे ज्यादा होगी किसकी? ऑक्सीजन की होगी। भाई पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, पी में कितने हो जाते हैं? 4 होते हैं, तो पहला आसानी, दूसरा मुश्किल से निकलेगा। फ्लोरीन में भी क्या होगा? उसके डाउन हो जाएगी, नाइट्रोजन उससे थोड़ा कम, कार्बन सबसे कम, यानी कि करेक्ट ऑर्डर फिर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, यानी कि ऑक्सीजन में होगा पी में 4 होगा, फ्लोरीन में पी में 5 होगा, और नाइट्रोजन में पी में 3 होगा। इसका पहला ही मुश्किल से निकलेगा, दूसरा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कार्बन में पी में 2 होगा। ठीक है, यही ऑर्डर हमारा रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फॉर द लेड। लेड के लिए +2 और +4 बहुत ज़्यादा होती है। एसन +2 आपने सुना होगा, एसन +4 आपने सुना होगा, इसी तरीके से Pb +2 आपने सुना होगा, इसी तरीके से Pb +4 आपने सुना होगा। इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, ये वाला यानी कि ब्यूट टू इन आपको दिखाई देगा। सेपरेटिंग ऑफ DL एंड एनेंशियोमर्स फ्रॉम ए रेसमिक मिक्सचर, इसको रिसोल्यूशन कहते हैं। द रिसोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ DNL मिक्सचर फ्रॉम इट्स रेसमिक मिक्सचर। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए। फेरिक आयन फॉर्म द प्रेसियन ब्लू कलर, तो यहाँ पर Fe4 वाला है, हाँ ठीक है, Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस हो जाता है। फ्रियोन 114 यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एज ए एयर कंडीशनर इन फर्स्ट 1,2 डाई क्लोरोटेट्राहाइड्रोफ्लोरिन, इट्स स्ट्रक्चर मिला लीजिए। 73 वाले का स्ट्रक्चर आप मिला लीजिए, 73, तो यहाँ पर 73 वाले का स्ट्रक्चर आप मिला के बताइए। क्या रखा? 1,2 डाई क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो मिल रहा है, मिल रहा है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। और टेट्रा 1 2 3 4, ठीक, फिर ये स्ट्रक्चर यही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है, यही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कैटलिस्ट यूज्ड, इसमें कौन सा ये आपका जो हो रहा है ये एरोमेटाइजेशन की कंडीशन है, और एरोमेटाइजेशन जो होता है वो Cr2O3 और Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करने पर होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका 74 का थर्ड हो जाएगा।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो -1 है, हाइड्राइड है ना, मेटल है, तो हाइड्रोजन का -1 आ जाएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल एक्यूरेसी है। द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया बाय द हैवर्स प्रोसेस, in the manufacture of ammonia by the Haber's process, the condition which would give the maximum yield, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर चाहिए, है ना, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है इसमें, और वही फेवरेबल कंडीशंस हैबर्स प्रोसेस की मानी जाती हैं, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर रिलीज हो रहा है टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। हाफ लाइफ निकालनी है 77 वाले में, तो 77 वाले में हाफ लाइफ निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव इतना दी है, इन हाउ मेनी ईयर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए 77 वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ को सिंपल तरीके से लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विल रिड्यूस 25, ठीक है, तो यानी इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट आपका 200 है, और फाइनल अमाउंट कितना हो गया आपका 25 हो गया। नहीं, फाइनल पहले इनिशियल होता है ना। फार्मूला जो होता है वो ये होता है, n इज इक्वल टू एन नॉट और ब्रैकेट में 1/2 की पावर n, तो n अपॉन एन नॉट हो गया, यानी कि 25/200 इज इक्वल टू हाफ की पावर n, मतलब हो गया ये 25 अट्ठे 200, तो 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर n, मतलब n बराबर 3, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 0 0, 3 छक 18, ये आया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 के 2 हो गए 3, यही आएगा, यानी 17,200, यानी कि सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। टी इज इक्वल टू होता है, टी इज इक्वल टू, बड़ा कैपिटल टी बना लो, टी हाफ इंटू एन, और टी हाफ आपका दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड HX इज, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा तो HF होगा स्टेबल, वीक HI होता है, ठीक यही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ द एयर, रोस्टिंग कहलाती है, सिंपल रोस्टिंग कहलाएगी ये, रोस्टिंग पर टिक कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कुछ नहीं करना इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कॉपर डाई पॉजिटिव में अनपेड, और कॉपर डाई पॉजिटिव का मतलब हो गया आर्गन हो गया, और यहाँ पर 3D 9 हो जाएगा, 4s 3D 9 हो जाएगा, और 3D 9 का मतलब हुआ कि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा, अनपेड कितना बचा चेक करके देखो भाई, फटाफट इसमें चेक करिए अनपेड कितना बचा है, एक ही अनपेड बचा ना, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2 है, म्यू n प्लस 2n+1 होता है, n+2 ही होता है शायद, चेक कर लो। तो ये हो गया आपका एक, यहाँ 2 3 1 3, 3 का रूट जो आएगा, 3 का रूट मेरे हिसाब से निकाल लीजिए, 3 का रूट 1.73 ही आएगा, n+2 बोहर मैग्नेटॉन होता है, फार्मूला बोहर Bm बोहर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 अगर है तो 5 2 7, हाँ ठीक है, यही है फार्मूला, भी यही है, एक बार आप भी चेक करते रहिए, मैं तो क्वेश्चन कराते कराते इतना आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन जैसे कभी कभी इतना लगता है कन्फ्यूजन भी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, गुछ पुछ हो जाती है। विच पार्टिकल कैन बी यूज टू चेंज द, ये इसको इसमें चेंज करना है, तो 2He4 जोड़ दो, सिंपल, और 2He4 जब जोड़ोगे तो यानी कि 2He 2 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 n 1 भी निकलेगा, तो यानी कि अल्फा पार्टिकल इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें अल्फा ही जुड़ेगा और कोई संभावना है भी नहीं। इन थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वॉल्यूम जो होती है ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। एन और लाइक जिंक ब्लेंड इज कंसंट्रेटेड बाई, तो जिंक ब्लेंड ZnS होता है, तो इसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ही बेस्ट मेथड माना जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। एसिटिक एसिड एंड CH3OH आर ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल, वुड से नहीं होता, कोल से होता है। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सी, फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऊपर तो NHCOCH3 होगा, फिर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, फिर इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये पैरा वाला मेन प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा वाला होना चाहिए, यानी 85 पर अगर आप चले आते हो तो 85 में पैरा पोजीशन पर तो है नहीं,
इसके रिस्पेक्ट में पैरा होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जब पैरा वाला तो लगे ही नहीं पाएगा क्योंकि CH3 लगा है, तो ऑर्थो वाला बनना चाहिए। ऑर्थो वाले में यहाँ पर NH2 है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलाइज भी करा दिया, तो मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर 4 ये भी यही आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के बाद NH2 बन जाएगा। रिएक्शन अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो जान लो कि करते क्या है। देखो पहले तो आपने क्या काम किया, ये हमने लिया एनिलीन, है ना, ये जो कंपाउंड दिया वो उठा लिया, ये कंपाउंड उठा लिया, इसका हमने एसिटाइलेशन कराया। जब AC एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया तो ऊपर NHCOCH3 आ गया होगा, NHCOCH3 आ गया होगा, और नीचे वो तो लगा ही है। अब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो Br यहाँ लगेगा यहाँ, लेकिन यही जगह खाली है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लो, ठीक है यही आएगा। इसके बाद 86 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 86। इफ द फर्स्ट एनर्जी, हीलियम कितनी एनर्जी दे रखी है, पहली वाली एनर्जी की फर्स्ट एनर्जी दे रखी है, तो यहाँ पर 86 वाले क्वेश्चन पर हम हैं, और 86 वाले में फार्मूला अगर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा वो जरूरी है जानना। भाई देखो सिंपल सी बात है, En इज इक्वल टू जो एनर्जी है माइनस की 54.4 डिवाइडेड बाई सेकेंड ऑर्बिट से कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि n का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करें, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि माइनस का 13.6 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आ जाइए 87 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन कॉज द कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन को कोगुलेट करने के लिए कौन से आयन की जरूरत पड़ती है। तो आपको बताऊंगा कि प्रोटीन को कोगुलेट करने के लिए लूनार कास्टिक यानी कि AgNO3 यानी Ag पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं आप गड़बड़ कर दो यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए एनायन सॉल्यूशन गिव्स द वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाए, तो ये आपका बन गया क्या, टॉलेंस रिएजेंट बन जाता है, यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बनेगा, टॉलेंस जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। यही पॉसिबल है क्योंकि ये यहाँ पर Ag आयन मिलेगा और यहाँ से Cl काउंटर आयन मिल जाएगा, तभी ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना पाएगा, उससे पहले ये नहीं बनाएगा, ठीक है। anion solution gives the white precipitate with AgNO3 solution, the precipitate dissolved in ammonia due to the formation of, इसी वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है, ध्यान दो। the reason in which the main metals are found in the earth, अर्थ में द रीजन इन विच, अच्छा कौन से रीजन में मिलता है मेटल, तो वो आपका होता है सिड्रोफिल रीजन में होता है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आई, तो सिंपल है, याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि यार स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी इसमें कौन सी नहीं है, तो मेरे हिसाब से हीट स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, और वर्क भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड सही होना चाहिए। चेक कर लो एक बार आप भी कि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ये दोनों नहीं, बाकी ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक्चुअली में डेल्टा यू हो जाता है ना, और ये भी आपका डेल्टा यू हो जाता है, तो इस तरीके डेल्टा जी हो जाता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही ऑप्शन इसमें आएगा। तो ये 90 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इस पर कमेंट जरूर करते रहिए, और अपने अगर कोई व्यूज़ हैं आइडियाज़ हैं तो हमें देते रहिए, और हम आपका स्वागत करते हैं इसी आइडियाज़ में, और इम्प्रूवमेंट भी आपको देंगे, और इससे बेस्ट क्वेश्चन की परफॉर्मेंस भी लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन आपके विचार, आपका आइडिया, आपका तजुर्बा और आपका सहयोग और आपका प्यार, ये हमें जरूर चाहिए। इसी प्यार के तहत हम अपने को बूस्ट करके आपको और बूस्टिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस भी ला करके देंगे। तो कैसे लगे क्वेश्चन बताइएगा, कल आपको फिर क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।